लगातार चर्चा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की 163 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी तकरीबन दर्जन भर सीटों पर विपक्ष की कड़ी चुनौती से जूझ रही है। इनमें उनके कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी शामिल हैं। पार्टी ने इन सीटों के चुनावी प्रबंधन और प्रचार में अपने कई प्रमुख नेताओं को उतारा है। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बृजमोहन अग्रवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बिरला मुंबई और कुछ सीटों पर विशेष ध्यान लगातार दे रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली और पश्चिम बंगाल पर काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बंगाल के साथ दिल्ली और हरियाणा में ले जाने की तैयारी है। महाराष्ट्र की उत्तर मध्य मुंबई, उड़ीसा की कटक और साथ ही केंद्रपाड़ा, बंगाल की मेदिनीपुर, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और आजमगढ़ के लिए बीजेपी खास प्लानिंग कर रही है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में और बृजमोहन अग्रवाल उड़ीसा में सक्रिय हैं। कुछ और नेताओं को सीटों के लगातार आ रहे आकलन के अनुसार उतारा जा रहा है। बीजेपी के कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन में माहिर नेता भी इन क्षेत्रों में पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं और सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। पार्टी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। दिल्ली में माहौल बनाने में जुटी बीजेपी की दिल्ली में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला संभव है। इनमें चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल है। पार्टी ने यहां पर माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार प्रसार में उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी चुनाव मैदान में उनको उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में बीजेपी ने पिछली बार सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में 25 मई को अब मतदान होना है। बिहार की वहीं सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को लालू प्रसाद की बेटी आरजेडी की रोहिणी आचार्य चुनौती दे रही हैं। काराकाट में बीजेपी के सहयोगी दल के उपेंद्र कुशवाहा को निर्दलीय पवन कुमार से चुनौती मिल रही है। पवन को बीजेपी ने दरअसल आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, पर उन्होंने चुनाव लड़ने से वहां से मना किया। झारखंड की हजारीबाग सीट पर भी कड़ा मुकाबला होने के आसार इस समय नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक में कड़े मुकाबले का अनुमान है। रोहतक कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हिसार में भाजपा के पिछली बार जीते सांसद बृजेंद्र सिंह अब भाजपा छोड़कर के चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने जाट बहुल इस सीट पर यहां पर हाल में पार्टी में आप रंजीत चौटाला को उतारा है। कुरुक्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस से आए उद्योगपति नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब जो है जिम्मेदारी अपनी संभाल ली है और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अक्षय राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से, अस्मत सिन्हा पटना से हैं, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से और अभिषेक शर्मा इस समय मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस समय दिल्ली में समीकरण बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद समीकरण में बदलाव देखा जा रहा है। क्या इसका असर बीजेपी के आने वाले वोट बैंक पर पड़ सकता है? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत जोर लगाई हुई है, जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन आम आदमी पार्टी का मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को समर्थन कांग्रेस का मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती ज़रूर है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, निश्चित रूप से मनोज तिवारी की अब धड़कनें निश्चित रूप से बढ़ी हैं, क्योंकि कन्हैया लगातार न सिर्फ मनोज तिवारी पर वहाँ के संसदीय क्षेत्र में अनुपस्थित रहने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जनता की आवाज़ उठाने के लिए मुझे भेजा गया है और जनता की आवाज़ उठाऊंगा। और यही वजह रही है कि चाहे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा रहे हों या फिर हेमंत बिस्व शर्मा, ये सभी लोग अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में। शिवराज सिंह चौहान अभी 5 बजे के बाद सभी जगहों पर लगभग 3 जनसभाएं उनको संबोधित करनी है। मनोज तिवारी के समर्थन में, योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में भी करना है, हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में भी उनकी जनसभा आयोजित की गई है। तो बड़े चेहरों को अब उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। 7 सीटें दिल्ली की काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं और
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निश्चित रूप से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी हैं, कन्हैया कुमार हों या फिर चांदनी चौक से बड़े कांग्रेस नेता रहे हों, वो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनौती लगातार दे रहे हैं क्योंकि परवेश वर्मा की सीट रही है वो, और वहाँ पर परवेश वर्मा की सीट पर अब दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। 6 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशियों में बदलाव किया था। सिर्फ मनोज तिवारी की सीट सिर्फ बची थी जो एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। चुनौती निश्चित रूप से बीजेपी के सामने है। अब ये निश्चित रूप से है कि सियासी समीकरण साधने की कोशिश न सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जिस तरह से बेल पर बाहर निकले हैं, लगातार चुनावी मोड में नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की हर लोकसभा सीटों में उनका कार्यक्रम रखा गया है। पश्चिमी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, सभी जगहों पर वो लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में भारी हुजूम भी उड़ा था। तो कोशिश केजरीवाल की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की जा सके। निश्चित रूप से बीजेपी के सामने अब चुनौती ज़रूर बढ़ी है। शिखा, बिल्कुल। एहतेशाम हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड है। एहतेशाम, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या मतलब, एहतेशाम से कनेक्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अस्मत आपके पास आती हूँ। अस्मत, बिहार की समीकरण हमेशा बदलते रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा, और अब तो सीमांचल के एरिया में जो है वो चुनाव होना है, और कहते हैं कि सीमांचल का जो वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को निर्धारित करता है। इस समय वहाँ क्या नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार के साथ लोग हैं, और नीतीश कुमार के साथ अगर नहीं तो क्या एनडीए के साथ नीतीश को अलग कर रहे हैं? क्या समीकरण बिहार में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, अगले 5वें चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है शिखा, और ये 5 सीटें बीजेपी के लिए जीतनी बहुत जरूरी है। वो इस मायने में कि ये सिर्फ जीतना ही चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें बीजेपी के 2 ऐसे सांसद हैं जो इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। इसमें 2 सांसद की अगर बात करें तो देखिए, छपरा से राजीव प्रताप रूडी हैं जो इस बार अगर जीतते हैं तो वहां से वो हैट्रिक लगाएंगे। चिराग पासवान की बात करें तो भले ही 2 बार से जमुई से सांसद रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता था, अभी भी माना जाता है आप कहें तो, और वहां पे पासवान वोटर्स अभी भी रामविलास पासवान के साथ दिखते हैं। वहां से अगर चिराग पासवान जीतते हैं तो वो भी हैट्रिक लगाएंगे। इधर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में भी जो है इस बार बीजेपी से वो सीटें छीनने की है। कैसे वो सीटें जो है छीन ले इंडिया गठबंधन, इस पर पूरी तरीके से जोर लगाया जा रहा है। अजय निषाद की हम बात करें, हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं शिखा, वहां अजय निषाद बीजेपी के तरफ से वर्तमान सांसद है फिलहाल, लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट काटा था उनका, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस के टिकट पर इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र अजय निषाद लड़ रहे हैं। अगर वो भी जीत जाते हैं इस बार तो उनकी भी यह हैट्रिक ही होगी। यानी कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं इस बार 5वें चरण में बिहार से, जो जीतना ही सिर्फ चुनौती नहीं है, जीतने के आंकड़ों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हैट्रिक लगाया जाए, उस पर सबसे ज्यादा नजर है। अगर हम 2 लोकसभा क्षेत्र की बात करें, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर और छपरा, जहां काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, और ये सीट से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो ये सीट बहुत अहम है। रोहिणी आचार्य लगातार वहां पे चुनाव प्रचार कर रही हैं, तेजस्वी, लालू, राबड़ी सभी ने कैंप किया वहां पे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां गए थे, राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगा था, वो हाजीपुर गए, चिराग पासवान का बड़ाई किया था उन्होंने सभा से, खुले सभा में उन्होंने कहा कि मैं चिराग पासवान को संसद में देखता था तो मुझे लगता था कि इस लड़के में बहुत कुछ सीखने की चाह है। और देखिए, जिस तरह का उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से लोगों को उन्होंने अपनी ओर खींचने की कोशिश की, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए चिराग पासवान हो या फिर राजीव प्रताप रूडी हो, इंडिया गठबंधन से अजय निषाद हो, 5वें चरण इसी बात पे फोकस होगा कि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, कैसे जीत की हैट्रिक लगाया जाए, इस पे पूरा फोकस होगा इस बार एनडीए का। शिखा, बिल्कुल। और थानेश्वर, अब जो कि चंडीगढ़ जो है एक ऐसा एरिया रहा है जो हिमाचल और दिल्ली को कनेक्ट करता है। कहते हैं कि चंडीगढ़ में जो प्रभाव है वो दोनों ही स्टेट्स के बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग बड़े प्रभावी तरीके से वहाँ पर वोटिंग करते हैं। इस बार बीजेपी के लिए क्या आसार वहाँ आपको नजर आ रहे हैं, एनडीए के लिए क्या आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए, चंडीगढ़ में केवल हरियाणा और पंजाब हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब का भी असर पड़ता है। 3 स्टेट का असर सीधा सीधा चंडीगढ़ पर पड़ता है। इस समय चंडीगढ़ से सीट से जो बीजेपी के हैं वो संजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष तिवारी जो है कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में नेक टू नेक फाइट बनी हुई है, लेकिन संजय टंडन चूंकि लोकल हैं, चंडीगढ़ के लोगों की शुरू से डिमांड रही है कि किसी लोकल नेता को टिकट दिया जाए। पहली बार लोकल नेता को टिकट दिया गया यहाँ पर, इसीलिए मनीष तिवारी पर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मनीष तिवारी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो भी अपनी तरफ से प्रचार पूरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंतरकल है उन्हें चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं मात दे रही है। दूसरी तरफ मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 25 मई को जो 5वें चरण में चुनाव होना है, उसमें 10 सीटों पर पोलिंग होनी है। हरियाणा की जो अभी तक 10 सीटें वो बीजेपी के पास है। इस बार फिर बीजेपी दोबारा से उन 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात एक किए हुए। बीजेपी के जो बड़े आला नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, और जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में आकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। सबसे हॉट सीट बनी हुई है इस समय करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। चूंकि सिरसा से पूर्व सांसद जो है, पहले की सांसद रह चुकी है कुमारी शैलजा, वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जो वहां पे दूसरे हैं बीजेपी की सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इसलिए अब दोनों में फाइट नेक टू नेक बनी हुई है। सिरसा की बेटी है शैलजा, वो सीधा सीधा लोगों से जाके एक ही अपील कर रही है कि आपकी बेटी आपके घर पे आई है, आखिरी चुनाव है, क्या हमें वोट नहीं दोगे। दूसरी तरफ अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सीट से इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र सीट जो बहुत ज्यादा, करनाल सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है। और कुरुक्षेत्र सीट जो है, कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी के नवीन जिंदल जो प्रमुख उद्योगपति हैं, पहले वो कांग्रेस में थे और दो बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं, अब वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, उनका एकमात्र सीट उन्हें कुरुक्षेत्र दी गई है। कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने जो सुशील गुप्ता को चुनाव में उतारा है, वो सबसे पहले घोषणा कर दी थी। वो प्रचार में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं वो लग रहा है कि सब पर भारी पड़ने की संभावना है। इस समय सब हार जीत तो होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले 10 सीटों पर यहां काबिज थी और अब 10 की 10 सीटों पर काबिज होना चाहती है और कितने वोट, पहले जितने वोटों से उससे अधिक वोटों से यहां पर विजय प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए बीजेपी के जो बड़े आला नेता है उन्होंने कमांड संभाल लिया, चाहे हम आरएसएस के नेता करें, उन्होंने भी हरियाणा में कमांड संभाली है। पिछले दिनों पानीपत के पट्टी कल्याणा में आरएसएस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद आरएसएस ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी कमांड संभाल ली है और लोगों से वोट के लिए अपील कर रही है। अच्छा, देखिए, बड़ा बहुत स्ट्रैटेजिकली बीजेपी एनडीए काम करती है। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा सीटें हैं वहां पहुंच गए, बस उसको ही देखा और आगे पीछे भूल गए। अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है 20 तारीख को, और जो बातें समझ कर आ रही है, सबसे पहले एनडीए ने काम ये किया, शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर के एनडीए जो है एक साथ होकर के, कि जो लोग उनके लिए जरूरी थे महाराष्ट्र की जनता को साधने के लिए, सबसे पहला निशाना बीजेपी का उनके पास था और इंडी गठबंधन जो है वो अपने आप को जोड़ते हुए रह गए। 11 सीटों पर क्या समीकरण आपको यहां नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, मुंबई सहित मुंबई की 6 लोकसभा की सीटें, उसके अलावा थाने, कल्याण, उसके अलावा भिवंडी की बात करें हम, उसके अलावा पालघर की बात करें, नासिक, दिंडोरी, ऐसे मिलाकर टोटल 13 सीटें होती हैं। जो 5वें चरण के महाराष्ट्र के जो बचे हुए चुनाव हैं, 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इन 13 सीटों पर अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए और वर्सेज इंडी अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, इनके बीच में तगड़ी लड़ाई इस बार देखी जा रही है। देखिए, 2019 की बात करें, पूरा अगर अकेले मुंबई की बात कर लें तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी हुई थी। दोनों ने 6 के 6 सीटों पर कब्जा जमाया था और कहीं किसी तरह से कांग्रेस का खाता खोल नहीं पाया था। आपको पता ही है कि लोकसभा की सीटों की बात करें, महाराष्ट्र में अगले 2019 में सिर्फ एक लोकसभा सीट चंद्रपुर में कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके अलावा सभी जगहों पर लगभग बीजेपी की या फिर एनसीपी शरद पवार की जीत हुई थी। तो जाहिर सी बात है, इस बार बीजेपी का पूरा यह कुनबा जो लगातार काम कर रहा है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ काम कर रहे हैं कि 45 से अधिक सीटों पर महाराष्ट्र के 48 में से बीजेपी और उनके जो इलाही दल चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना जो शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, वह कब्जा जमा सके। लेकिन देखिए, जहां 13 सीटों की बात है, खासतौर से मुंबई और नासिक और कल्याण की बात करें, खुद बाहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, खुद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में 3 चुनाव प्रचार उनका है, एक दिंडोरी नासिक में उन्होंने किया है, उसके अलावा अब थोड़ी देर बाद वह कल्याण में करने जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद जहां पे मैं मौजूद हूं, कुछ ही दूरी पर यहां पर रोड शो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो करीबन 3
किलोमीटर के आसपास होगा। रोड शो का मतलब साफ हो जाता है कि उससे कई अन्य जो लोकसभा आसपास की सटी हुई होती है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो लोकसभा जो है उत्तर पूर्व मुंबई जिसे कहा जाता है, हम मिहिर कोटेचा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनके लिए आज रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं कहीं अन्य सीटों पर मुंबई के पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही इतना ही वजह नहीं है, बल्कि परसों 17 तारीख को मुंबई में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और वह शिवाजी पार्क में जो एनडीए का यानी मनसे के साथ राज ठाकरे साथ मंच साझा करेंगे और उनके साथ फिर से एक बार यहां पर रैली कर पूरी तरीके से हुंकार लगाएंगे, किसी तरीके से एनडीए की जीत हो। लेकिन देखिए यह साफ है कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी और जितने भी उनका शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार चाहता है कि महाराष्ट्र में अधिक अधिक सीटों पर चुनाव हम जीत हासिल कर सके। लेकिन वहीं अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें, उसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, यह तीनों पार्टियां भी बड़े जोर से चुनाव लड़ रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस को यानी बीजेपी को और उनके एलाय दल को कहीं नुकसान होने वाला दिखाई पड़ रहा है और यह माना भी जा रहा है। देखिए अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो तमाम जो वोटर्स हैं कहीं के तमाम बातों को लेकर, किसान की बात करें, मराठा आंदोलन की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई की बात करें, उसको लेकर कहीं कहीं लोग नाराज हैं और हो सकता है नाराजगी अगर निकली तो कहीं बीजेपी को या फिर जो उनके घटक दल हैं उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि आश्वस्त बीजेपी पूरी दिख रही है, अभिषेक आश्वस्त तो बहुत ज्यादा एनडीए इस समय है महाराष्ट्र को लेकर। एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड है। एहतेशाम, इस बार 20 मई को जब वोटिंग हुई है 5th फेज की, तो अमेठी, रायबरेली यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही उनको साख बचाने वाली लड़ाई होगी। अमेठी में बीजेपी साख बचा पाती है या नहीं, और रायबरेली में कांग्रेस जो पारंपरिक सीट उनका रहा है, तो ये साख की लड़ाई है। क्या समीकरण दिख रहा है? और अमेठी पे खास तौर पर बात करें तो अमेठी में क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्मृति ईरानी के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है या फिर अभी फेवरेबल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही टफ फाइट देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन और बीजेपी की। और खास तौर से हम 5वें चरण की बात करें रायबरेली और अमेठी की, तो कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है उसमें कहीं न कहीं स्मृति ईरानी फंसती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका ने जिस तरह से कमान संभाल रखी है अमेठी का, उसका असर रायबरेली अमेठी दोनों पर पड़ रहा है। जो हमारे जानकार है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर से लोगों का कहना है कि रायबरेली की सीट बहुत आसानी से राहुल गांधी जीत जाएंगे। लेकिन जो दूसरी सीट है अमेठी की, वहां पे कहीं न कहीं लड़ाई इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच बहुत टफ देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो कांग्रेस का काफी वफादार रहा, कांग्रेस के लिए उसने हमेशा रणनीति बनाई है और ऐसे में वो लोकल है, लोकल बनाम बाहरी का भी मुद्दा चल रहा है। दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो नाराजगी निकलकर वो सामने आ रही है। रही बात, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में वो तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो वोटरों को बाहर नहीं निकाल पा जा रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतित है और इसलिए उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह की भी हाल के ही दिनों में बेंगलुरु में हमने एक मुलाकात की है राजा भैया से और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजा भैया पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन राजा भैया ने अपनी इंटरनल मीटिंग किया और इंटरनल मीटिंग में उनके लोगों ने इस बात का विरोध कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे वो कौशाम्बी की बात किया जाए या प्रतापगढ़ की बात किया जाए, वो हम उनसे अगेंस्ट रहेंगे। इसलिए राजा भैया को इस बात का अनाउंसमेंट करना पड़ा कि हमारे वोटर, हमारे प्रत्याशी जिसको चाहे वोट दे सकते, कहीं ना कहीं स्वतंत्र है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज, जिस तरह से कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मल्लिका खड़गे अर्जुन के साथ अखिलेश यादव ने, उससे साफ तौर से जाहिर उन्होंने इस बात का भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी सत्ता अगर सरकार में आती है तो 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों में सिमटी हुई है और इस बात का वो मैसेज ग्राउंड लेवल तक भेजने में कामयाब हो गए कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदलकर रख देगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी यादव के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी बहुत आक्रामक उसमें नजर आ रहा है और यूपी में जो समीकरण बनते नजर आ रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि 80 की 80 सीटें जो है वो बीजेपी की होगी, एनडीए की होगी इस बार। सीधी सी बात है। वो तो कह रहे हैं कि भाई अब देखिए, अब तक भले रायबरेली में कांग्रेस को जीत मिलती रही हो क्योंकि पारंपरिक सीट रही, लेकिन 80 की 80 तो उनके पास गई, तो फिर क्या बचा इंडी गठबंधन के पास, सपा के पास क्या बचा?
देखिए, कहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें ले लेंगे, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स बता रही, जो लोगों की नाराजगी बता रही, जो एंटी कैंपेंसी बता रही, उनका साफ कहना है कि हमने सरकार को 10 साल दिए हैं, लेकिन अब कुछ चेंज होने की जरूरत है। खासतौर से युवा बेहद नाराज है। बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिससे चलिए, अगर कहीं ना ये कहीं- जो और आप सबसे कह बड़ी रहे हैं नाराजगी एहतेशाम, नेताओं की है। अगर ये फैक्टर अप्लाई होता है एनडीए के लिए तो फिर सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। अक्षय सर, आप क्विक अपडेट दीजिएगा आप कि दिल्ली में इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जैसे ही फौरी जमानत मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा अलग तो हुआ है। क्या ये बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा? और फिर मैं अस्मित आपके पास आती हूँ। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल से छूटे, जेल से छूटने के बाद ही अगले दिन से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल बड़े फैक्टर दिल्ली में तो हैं ही। खास करके जो निचला तबका है वो लगातार उनको सपोर्ट करता रहा है। पानी, बिजली जो उनको मुफ्त मिलती रही हैं, जो सरकार की सुविधाएं मिलती रही हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की छवि है वो बेहतर उन पर हुई है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 7 सीटें जीती थी, तो उसके पास भी अपने हथियार हैं। हालांकि जिस तरह से प्रत्याशियों का फेरबदल हुआ है उससे जनता में मैसेज गलत गया है। एंटी इनकम्बेंसी उन सांसदों के खिलाफ थी, इसलिए बीजेपी को चेंज यहाँ पर करना पड़ा है। लेकिन इतना तय है कि अभी तो मुख्यमंत्री उतरे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी देखने को मिल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की भी रैली होगी, क्योंकि यहाँ पर 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले तमाम मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को और बड़े नेताओं को बीजेपी ने 7 सीटों पर लगा दिया है। और ये माना जा रहा है कि वो नेता लगातार यहाँ पर प्रचार करते रहेंगे। लेकिन जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह की रैली यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि अरविंद केजरीवाल फैक्टर किस तरह से काम करता है, इंडिया गठबंधन किस तरह से फाइट दे पाता है। लेकिन ये जरूर है कि जनता में इस बार निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि दोनों दल, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने अच्छा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके 3-4 सीटें ऐसी हैं जो चांदनी चौक की हो, मनोज तिवारी की उत्तर पूर्वी दिल्ली हो या फिर पश्चिमी दिल्ली हो, इस पर कड़ी फाइट होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। ठीक है अस्मित, बदलाव की कितनी बयार इस समय बिहार में चल रही है? गर्मी तो बहुत तेज है, मुझे आपको देख के अंदाजा हो रहा है, लेकिन क्या है बदलाव, कितना परिवर्तन कितना चाहते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बार जहां पे चुनाव होने हैं शिका 5 सीटों पर, वहां बीजेपी का कब्जा रहा है। और इस बार क्योंकि पिछले दफे 2019 की बात करें तो जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, सीतामढ़ी, हाजीपुर, दरभंगा, जैसे दरभंगा में तो चुनाव हो गए, लेकिन ये 2-3 जगह जहां पर चुनाव होने हैं वहां में प्रतिशत, जो वोट प्रतिशत थे 2019 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत कम प्रतिशत वहां रहा चुनाव का। और इस बार ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उस यहाँ प्रतिशत कैसे बढ़ाई जाए। और इसी को लेकर के बीजेपी ने, खास करके एनडीए ने, वैसे स्टार प्रचारकों को तैयार किया है जो जाति के हिसाब से स्टार प्रचारकों को भेजा गया था। और अमित शाह भी कल देखिए जब पटना आने का कार्यक्रम था, फिलहाल वो अब पटना नहीं आएंगे, सीधे दरभंगा आएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट उतर के वो मधुबनी जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, मधुबनी के बाद शिवहर जाएंगे। तो तमाम ऐसे बड़े नेताओं का भी वहां पे लगातार आना जाना हुआ इस चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया वहां जाकर के, और अब अमित शाह वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे, जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार किया। तो कैसे वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए और एक बार फिर से कैसे जीत के आंकड़ों को बढ़ाया जाए, इस पे बहुत फोकस कर रही है एनडीए। और अगर इस बार सब साथ रहा, और क्योंकि जाति आधारित गणना जब बिहार में हुए थे तो आंकड़ों के हिसाब से भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हुई थी, और यह भी बहुत बड़ा फैक्टर इस बार है जो काम करने वाला है। और अगर सब साथ रहा तो एनडीए की वहां पे जिस जगह पर कब्जा है वो लगातार बरकरार रहेगा।